मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पीई रेशियो क्या होता है और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे इंडेक्स की वैल्यूएशन क्या चल रही है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि बाकी लोग भी इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जब भी पीई रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट में क्रैश आने की संभावना रहती है, और जब पीई रेशियो कम होता है तो उसको अंडर वैल्यूड बोला जाता है और उस समय मार्केट तेज़ी से ऊपर जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि पी एक ऐसा रेशियो होता है जिससे वैल्यूएशन पता लगती है। इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि पी रेशियो होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो। पर यदि आपको पहले से मालूम है तो आपको थोड़ा सा इसमें देखने में आसानी होगी। मैं आपको ये ब्रीफ में बता देता हूँ कि हिस्टोरिकली हमने ये देखा है। ये देखिए सन 2004 से ये वाला चार्ट लगा हुआ है। ये वाला जो पिंक वाला जो है ये पी रेशियो का इसमें वैल्यू शो कर रहा है। तो इस लाइन को यदि हम देखते हैं तो हिस्टोरिकली इसने 10 से लेकर के 20 के बीच में ही ज़्यादातर केसेस में सपोर्ट लिया है। ये देखिए यहाँ पे 20 के पास सपोर्ट है। कोविड का जब बॉटम लगा था यहाँ पे भी हमने देखा है कि 20 के पास ही इसकी वैल्यूएशन आ चुकी थी। और इससे पहले भी हम यदि देखें, बस एक बार ऐसा हुआ था कि जब 2008 का क्रैश हुआ था तब ये 10 के आसपास, यहाँ 12 के आसपास पहुँच गया था और कभी भी इतना लोएस्ट लेवल पे ये नहीं आया था। इससे पहले ये एक बार 2003 में और यहाँ पे इस जगह पर एक दो बारी नीचे आया था। पर उसके बाद से यहाँ से अगर हम बात करें 2014 के बाद से इस जगह से लेकर के इस जगह तक आज की डेट तक 20 जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पी रेशियो के लिए बना हुआ है। और हमें ये देखने में आया था कि जब कोविड के बाद रैली चली थी उसमें ये जो पी रेशियो है ये तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था। उसके बाद प्राइस तो ऊपर की तरफ चलता गया पर पी रेशियो नीचे की तरफ आता गया। तो इससे अब हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये हमको क्या बता रहा है। देखिए जो पी रेशियो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है स्टॉक की जो प्राइस होती है, जो मार्केट प्राइस होती है वो डिवाइडेड बाय यदि कंपनी की जो अर्निंग्स होती है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस जिसको बोला जाता है, यानी साल भर की जो भी कंपनी की अर्निंग्स होगी यदि उसको एक शेयर के हिसाब से निकाल के देखा जाए कि प्रति शेयर कितनी अर्निंग हो रही है साल भर में, यदि उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो एक रेशियो निकल के आता है जिसको पी रेशियो कहा जाता है। तो अब इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो है प्राइस, एक है अर्निंग्स। तो यदि मान लीजिए कि अगर आपको पी बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट में प्राइस ही बढ़ रहा हो यानी लोग जो है उसको महंगे दामों में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि ईपीएस है वो डाउन हो रहा हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही होगी तो पी की वैल्यू हमेशा आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और सेम इसका अपोजिट आपको तब देखने को मिलेगा जब पी वैल्यू घट रही होगी। ये वाला तो केस है जब पी वैल्यू बढ़ रही होगी। अब मान लीजिए पी वैल्यू घट रही होगी तो उसमें क्या होगा, प्राइस या तो नीचे आ सकता है या जो ईपीएस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। इन दोनों केसेस में पी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये अभी देख सकते हैं, जनरल भाषा में यदि मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि इस जगह से यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए ये जो एरो मार्क मैंने बनाया है, यानी कोविड की रैली के बाद से ये जो 40 का पी था ये एकदम से डाउन होकर 20 की पी पर आ गया था। तो ये 20 की पी पर आने के दो रीज़न हो सकते हैं जैसा कि इस फॉर्मूले में हमको दिख रहा है। या तो यह है कि मार्केट में करेक्शन आ गई हो, और अगर मार्केट में करेक्शन ना आई हो तो अर्निंग्स बढ़ गई हो। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ होते हुए दिखाई देती है तो पीई जो है वो इसी रीज़न की वजह से कम हुआ होगा। तो हम ये देखते हैं कि प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये निफ्टी का है, ये पर्पल कलर का जो लाइन है ये निफ्टी का है। तो इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें बहुत बड़ी करेक्शन हमको देखने को नहीं मिली थी कंपैरेटिवली जब कोविड के बाद रैली चली थी। तो ये जो 2020 का यहाँ पे जब बॉटम लगा था उसके बाद ये देखिए ये वाली पर्पल वाली लाइन है यहाँ तक गई थी। उसके बाद हम पिछले 12-13 महीने से जो करेक्शंस देख रहे हैं वो ये वाली करेक्शन है जो यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ। तो ये जो छोटी सी करेक्शन है ये पिछले ट्रेंड के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है, यानी मार्केट में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट हमको करेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो यानी जो प्राइस है वो तो यहाँ पे डाउन हो नहीं रहा फॉर्मूले में। तो फिर पीई नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं। तो कंपनी की अर्निंग्स क्या बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन वाली जो चीज़ें हैं वो अभी इंडिया पर असर नहीं डाल रही हैं, और जो कंपनियों की साल भर की जो अर्निंग्स है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये अभी अपने बॉटम के पास है। ईपीएस की हम बात करेंगे वो 20 के पास है। तो यहाँ से और नीचे जाने की संभावना तो नहीं दिख रही। आप अपने आप से पूछ के देखिए ज़रा, जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि वहाँ पे अभी लोग कम हैं या फिर डिमांड कम है। डिमांड तो आपको पूरी दिखाई देगी और लोग पहले से ज़्यादा शॉपिंग करने लग गए हैं और लोग थोड़ा लग्जरी आइटम की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं।
तो इससे यही हमको देखने को मिलता है, यदि हम एक जनरल सेंस भी लगा के देखें कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो अगले साल बढ़ेंगी। अगर आप ये बोलें कि अगले साल कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएंगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो वो अभी आपको ग्राउंड रियलिटी से मैच होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगले साल यदि हम एक्सपेक्ट करें कि किसी कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी कि नहीं, तो मेरा तो आंसर यही होगा कि कंपनी की अर्निंग तो बढ़नी चाहिए। तो यदि कंपनी की अर्निंग और बढ़ने वाली है और पी जो है उसको भी यदि ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पी तो बॉटम आउट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है सिर्फ एक ही तरीका बच गया है पी को ऊपर बढ़ाने का, वो है प्राइस को भी ऊपर ले जाया जाए। तो यानी निफ्टी जो है यहाँ से अब किसी भी क्रैश में नहीं जाने वाला है। ये वाला टॉपिक मैं आज आपके पास इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कई लोग न्यूज़ टीवी पे भी इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी वापस 15,000 की तरफ जा सकती है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि इसके जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पर आ चुके हैं और यहाँ से कंपनी की अर्निंग्स तो आ रही हैं पर मार्केट उसको सही वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, यानी अंडर वैल्यूड है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक इस तरह से क्रैश आना निफ्टी में मुझे अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। इस वजह से हम ये अनुमान लगा रहे थे कि जो यहाँ पे एक बॉटम बना था उसके बाद से यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और जो कि 23,000 तक निफ्टी को एटलीस्ट पहले टारगेट तक लेके जा सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी कर रहे थे। तो आपके सामने ये पीई वाला एक बार स्टडी आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो हम जो बातें आपको बता रहे हैं वो एकदम हवा में नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ हमको चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ग्राउंड रियलिटी से भी ये सारी चीज़ें हमको मैच करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसका ये भी रीज़न है कि इंडिया जो है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का 2 दिन का चार्ट लगा दिया है आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब पिछले साल अप्रैल की बात थी, यहाँ पे हमको एक करेक्शन देखने को मिला था। इस करेक्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर यहाँ पे देखिए एक 3 स्टेप में ऐसे नीचे की तरफ करेक्शन की थी, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया था। अब आपको ये देखने में लगेगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पर आप इसको बड़े करेक्शन जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनी थी, ये वाली देखिए करेक्शन, इससे आप रिलेट करके देखिए तो आपको ये जो सर्कल बना हुआ है और ये वाला जो सर्कल बना हुआ है वो लगभग एक जैसा ही दिखाई देगा। तो इसको इससे हम कंपेयर करके देखें तो इसमें भी 3 स्टेप में इस तरह से करेक्शन हुई थी, और पिछले साल अक्टूबर से लेकर के इस साल जुलाई तक ये 3 स्टेप में इसने करेक्शन यहाँ पे पूरी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ प्राइस नीचे भी आया, उसके बाद फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ भी जा रहा है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया था। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से जो है मार्केट ऐसे ऐसे रेंज बाउंड हो सकती है और उसके बाद फिर 23,000 की तरफ ऊपर जा सकती है। ये आपके सामने इसलिए एग्जाम्पल रखा है ताकि आप ये देख पाएँ कि जो पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा रिपीट ही होते हैं और कहीं ना कहीं से पीछे लिंक्ड होते हैं। यानी आज जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो निफ्टी में कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर बना होगा और उसी को ही ये आज कॉपी कर रहा होगा। बस ज़रूरत है कि उसको ध्यान से देखने की कि ये पैटर्न इससे पहले कहाँ बना था। तो हमें तो यही सामने ही दिख रहा है कि इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जस्ट थोड़ा पहले ही ये वाला पैटर्न बना था जिसको अब ये दोबारा फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो सारी चीज़ों को मिला के यदि देखें और पी रेशियो के हिसाब से भी देखें तो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ से इस तरह से क्रैश आ जाएगी और फिर जो है मार्केट इस बॉटम को भी तोड़ के नीचे आ जाएगा। इसकी संभावना काफ़ी कम है। तो अभी इसमें कोई डरने वाली बात मेरे को दिखाई नहीं देती है। अब एक बार निफ्टी का मैं मंथली चार्ट आपको दिखा देता हूँ और ओवरऑल पिक्चर एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि शुरुआत से क्या चल रहा था। ये सन 2002 की बात है। वहाँ से कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये जो है ये 1 वेव था। ये जो 2008 की जो करेक्शन आई थी ये 2 वेव था। उसके बाद से लेकर के कोविड का जब टॉप लगा था, यानी कोविड की फॉल से पहले ये जो पूरी रैली आई थी मल्टी ईयर्स की, जो लगभग 12 साल की रैली थी, इसको वेव 3 बोलते हैं और इसको जो कोविड के क्रैश को 4 बोल रहे थे। उसके बाद से जो रैली चली थी उसको 5th वेव बोल रहे थे। पर ये वाली चीज़ मेरे को सही नहीं लग रही है, ये वाली काउंटिंग, और स्टार्टिंग से ही नहीं सही लग रही थी। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको अब क्लियरली बताता हूँ। हमें ये मालूम है कि जब भी 5th वेव बनती है तो वो पूरी की पूरी रिट्रेस हो जाती है। ये रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है इलियट वेव का, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से यदि कोई वेव जा रही है तो ये जो 5th वेव है ये पूरी पूरी रिट्रेस हो जानी चाहिए, और वो भी इससे कम समय में, जितने टाइम में 5th वेव बनाए उससे कम समय में ये पूरी की पूरी वापस नीचे आ जानी चाहिए, जिसको हम ए वेव बोलते हैं। उसके बाद फिर एक बाउंस आता है बी वेव का, उसके बाद सी वेव का, और थोड़ा बड़ा एक क्रैश आता है। यदि हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये जो 5th वेव है, अगर ये वाकई में 5th वेव होती तो यहाँ से इसको पूरी तरह से ऐसे रिट्रेस कर देना चाहिए था,
और दोबारा 8,000 के लेवल पे आ जाना चाहिए था। और वो भी कितने समय में, जितने समय में ये वाली वेव बनी है फिफ्थ वाली, उससे भी जल्दी इसको नीचे आ जाना चाहिए था। पर हमने देखा है कि यहाँ पे 8-10 कैंडलें यहाँ पे ख़राब हो गई, जो कि एक मंथ की एक कैंडल है, मतलब कि वही 12 कैंडलें यानी एक साल ख़राब हो गया है। और अभी तक ये इस लेवल को भी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि इटसेल्फ यह बता रहा है कि ये जो वेव है वो फिफ्थ वेव है ही नहीं। तो फिर ये कौन सी वेव है? मेरा ये अनुमान है जहाँ तक है, ये जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 वाली, इसमें किसी ऑल्टरेशन की ज़रूरत है। और ये स्टार्टिंग से मैं काउंट करके अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि पूरा क्या हो सकता है, पर आपको इतना बता दूँ कि ये फिफ्थ वेव नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये कौन सी वेव बन रही है? मेरा ये मानना है कि जो कोविड का जो बॉटम बना था, जिसको बाकी लोग वेव 4 बोल रहे हैं, वो जो है वहाँ पे एक कोई बड़ी सी करेक्शन खत्म हुई है और उसके बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो वो जो नया ट्रेंड है उसका मैं आपको एक बार पिक्चर बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे ये ट्रेंड खत्म हुआ है, उसके बाद ये वाला जो ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको हम वेव 1 बोलेंगे और इसको वेव 2 बोलेंगे, जो कि एक साल की करेक्शन थी। एक साल की करेक्शन के बाद अब यहाँ पे हम एक बड़ा वेव 3 शुरू होता हुआ देख रहे हैं। और ये यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ 34,000 की तरफ जा सकता है। और जाने में कितना टाइम लग सकता है? यहाँ पे हम देखें, ये 2022 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे 2025 आ जाती है। यानी अगर हम 2 साल की बात करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एग्रेसिवली बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाए और 34,000 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा नया ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख रहा है। इसके हमको चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद फिर एक वेव 4 बनेगी, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा आगे का समय हो जाएगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि ये जो है, यहाँ से कोविड का जो बॉटम बना था वहाँ से एक नई वेव ही शुरू हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको 1 और 2 यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो इस 1 और 2 के हिसाब से ही पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से ये जो बड़ी वेव है ये बहुत ऊपर की तरफ जा सकती है, जिसमें हम पहला टारगेट जो है वो 22 से 23,000 का मान रहे थे। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे रिट्रेस होगा, फिर ऊपर तक जाएगा, फिर यहाँ रिट्रेस होगा, फिर यहाँ तक जाएगा। तो ये जो वेव 3 होगी, इसके अंदर भी आपको छोटी छोटी 5 वेव्स दिख जाएंगी। तो उस 5 वेव्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पहला जो टारगेट हो सकता है वो 22-23,000 तक का हो सकता है। पर उसके बाद इसको 34,000 तक भी जाना है। तो समय बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडेक्स तो और ऊपर चलता जाएगा। पर अभी हम जो 4-5 महीने की आगे की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमको 23,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से ऐसा कोई क्रैश जो कि यहाँ से ऐसा तेज़ी से 8,000 की तरफ नीचे आ जाए, वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो फिफ्थ वेव का रूल है वो यहाँ पे ट्रंकेट होता हुआ हमको दिख रहा है और ये रूल अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वजह से ये फिफ्थ वेव नहीं है। अब ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है यहाँ पे और जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाया है कि अब ये फाइनली कहाँ तक गिर सकता है। तो हम पिछली बार बात करके गए थे कि 18,400 से लेकर के 18,200 तक का जो लेवल है, यहाँ के बीच में हमको छोटी सी एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से एक कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ है और हम ये कह रहे थे कि ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ से ये 3 बना था, ये 4 बना था और ये 5 बना था। तो ये जो फिफ्थ वेव है ये पूरी रिट्रेस होनी है, तो ये रिट्रेस करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा। तो अब ये होने में हो सकता है 1-2 हफ्ते का समय लगा दे, पर फाइनली इसको यहाँ तक आने की मेरे को संभावना नज़र आ रही है। एक रूल आपको और ये मालूम है कि जब भी किसी भी वेव में कोई भी ट्रेंड शुरू हो रहा हो, यदि उसमें ये जो वेव है ये रिट्रेस होते हुए यदि वेव 1 के दायरे में आ जाती है तो वहाँ से ट्रेंड कैंसिल हो जाता है। तो अभी के लिए हमारे लिए जो फाइनल सपोर्ट है वो 17,430 का है। यदि इसके नीचे जाते हो दिखता है तो यहाँ से थोड़ा सा वार्निंग का साइन आएगा, हो सकता है इसके बाद करेक्शन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए। मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो छोटी सी मूव है 500-600 पॉइंट की, इतना तो कभी भी हो सकता है। तो इसमें हमें ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है और अपना जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, बस इतना है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इधर उधर कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म की यदि कोई ट्रेडिंग करता है तो वो थोड़ा सा इंतजार कर सकता है। तो अभी जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है वो 18,400 18,200 की जो रेंज है उसके बीच में एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बारे में फिर से हम प्रीमियम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। अब निफ्टी का आपके सामने मिड स्मॉल 400 का इंडेक्स लगा दिया है, 1 डे का चार्ट है। इसके अंदर हम ये बात करके गए थे कि हो सकता है इससे पहले एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो और इसके अंदर ये थोड़ा सा रेंज बाउंड होने के बाद तेज़ी से ब्रेकआउट करे, पर इसने रेंज नहीं बनाई और एकदम से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया था। तो अभी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ये जो बनी हुई है, यही इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन फ्यूचर अभी क्या हो सकता है, यदि निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो ये जो है थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आ सकता है सपोर्ट बनाने के लिए और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा और इंडेक्सेस भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो अभी बहुत लंबे चौड़े गिरावट की यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरेंगे, तो पोर्टफोलियो भी हो सकता है आपको 2-3% डाउन होता हुआ दिखाई दे अगले हफ्ते के अंदर। तो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है,
पर यदि इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी तक नहीं चले थे आपके पोर्टफोलियो में तो हो सकता है ना भी गिरे और आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें एक तरह से नहीं चल रही हैं। कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं, कुछ सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करेंगे तो वो तो तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और भी कई सारे सेक्टर जा रहे हैं जैसे सीमेंट हो गया, पर बाकी जो है वो काफ़ी सारे स्टॉक्स वो रुके हुए भी हैं और नीचे की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको काफ़ी सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अब एक बार डाउ जोन्स की ओर बात कर लेते हैं। वनडे का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इसमें हम ये बात करके गए थे जब यहाँ से बॉटम बना था कि ये यहाँ तक ऊपर आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते हुए गए थे, और ये हम आखिरी वीडियो में बात करके गए थे कि यहाँ से यदि ये नीचे की तरफ आने लगता है तो ये 200 डेज़ का जो SMA है यहाँ तक ज़रूर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये वही 1-1.5 हफ्ते में अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमारे इंडियन इंडेक्स भी नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे, जैसा अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें भी अभी तक ऐसा कोई खास हमको चेंज देखने को नहीं मिला है। आजकल आप ये देख रहे होंगे कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तो उसमें आपके लिए एक स्टॉक लेके आए हैं मद्रास फर्टिलाइज़र के नाम से। इसके बारे में पिछले कुछ महीनों पहले हमने चर्चा की थी इसी चैनल के ऊपर ही, पर उस टाइम पे जब वो ट्रेंड चला था उसके बाद से उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। अब ये पिछले 1.5 साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं किया था। अब हम ये देख रहे थे कि ये जो है इस वाले रेंज के बाहर निकलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या स्पेशलिटी अभी जो हमें देखने को मिल रही है कि ये जो 200 डेज़ का SMA है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से वेव 1 शुरू हुई थी। ये वेव 1 है, ये 2 है। यहाँ से फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और वॉल्यूम ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि ये वेव 3 ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमने पिछले सेशन में देखा कि 5.5% की गिरावट आई थी, यानी यहाँ से ये 4th वेव की रिट्रेसमेंट यहाँ पे शुरू हो गई है। ये 3 कंप्लीट हो गया, ये 4th यहाँ पे बन गया। इसके बाद ये कुछ दिन कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से यहाँ तक 76 के लेवल तक यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे 5th वेव कंप्लीट हो जाएगी, और 5th वेव के बाद हमें रूल मालूम है वहाँ से रिट्रेस तो होता है, तो ये 4th वेव की रेंज में कंसोलिडेशन में वापस आएगा A वेव बनाने के लिए। उसके बाद फिर ये B बनाएगा, उसके बाद ये फिर C बनाएगा, और इस टाइम को कंप्लीट करने में इसको लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मैक्सिमम संभावना है कि अगर वर्स्ट केस में अगर इसको स्लो भी चलना होगा तो इस तरीके से चलेगा, वरना यहाँ से तेज़ी से जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसके अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ अभी दे रही हैं। और जहाँ तक मैंने अभी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अब तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी से फर्टिलाइज़र्स में दे दी है, और ये बहुत बड़ी कंपनी के मार्केट कैप से भी बहुत कंपेरेबल है ये वाला अमाउंट। तो इसको अभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो जो सेक्टर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें आप ज़रूर जा सकते हैं, जिसमें से ये एक एग्जाम्पल है। आपको स्टॉक में किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस से बताया है। आप चाहे तो स्टडी पर्पस से स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी इसमें खरीदा बेची करनी है तो आपको किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये सब पूरा गेम समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारे मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, और हम अच्छा परफॉर्म कब तक करते रहेंगे, और बड़ा ओवरव्यू क्या है। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।